अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं वजीद सानी। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। गजा में 41,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के कत्लेआम, आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियों, जंग बंदी की आवाज़ों को नज़रअंदाज करके इसराइल हर गुजरते दिन के साथ अपनी जारहाना कार्रवाइयों में आगे बढ़ रहा है। जबकि पिछले कुछ अरसे में इसराइल ने अपने हमलों का दायरा कार गजा से ईरान और लेबनान तक बढ़ा दिया है। 2 माह पहले इसराइल ने ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद किया। लेबनान में ईरानी पासदारान इनक़िलाब समेत हिज़्बुल्लाह के मुतादिद कमांडर्स को निशाना बनाया। लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ के हमलों में भी इसराइल का खुफिया हाथ सामने आया। जबकि गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में कत्ल करके वो इक़दाम उठाया है जिससे ये पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। आम बात यह है कि कल हिज़्बुल्लाह की जानिब से हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक की गई थी, जबकि आज उनका जसद खाकी मिलने की इत्तलात सामने आ रही हैं। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की लाश बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके में एक मुकाम से मिल गई है, जहाँ इसराइल ने जुमे को फ़ज़ाई हमले किए थे। खबर के मुताबिक मेडिकल और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर बराह रास्त किसी ज़ख्म का निशान नहीं है। हसन नसरुल्लाह के अलावा ईरान ने इस हमले में पासदारान इनक़िलाब के सीनियर कमांडर अली करकी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद ये सवालात एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि अब आगे क्या होगा। बात यहाँ से कहाँ तक जाने का इम्कान है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान और हिज़्बुल्लाह अब क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त जहाँ इसराइल की जारहियत में इजाफा हो रहा है, वहीं ईरान और हिज़्बुल्लाह की दिफाई और जारहाना सलाहियतों पर भी सवालात उठ रही हैं, जो मुसलसल हमलों के बावजूद अब तक इसराइल को कोई बड़ा जवाब देने से कासिर हैं। हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद भी इस वक्त इसराइल की लेबनान में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त लेबनान में ज़मीनी हमला कर सकता है, जिसके लिए इसराइली अफवाज ने रिजर्व फौजियों की मज़ीद 3 बटालियंस को मुतहर्रिक रहने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी के लिए पहले ही शिमाली हिस्से में 2 ब्रिगेड्स मौजूद हैं। इस हवाले से अमरीकी टीवी CBS न्यूज़ को अमरीकी अहदेदार ने बताया है कि इसराइल की जानिब से शिमाली सरहद पर ज़मीनी अफवाज भेजने का अमल जारी है और अगले चंद दिनों में लेबनान में महदूद ज़मीनी हमला किया जा सकता है। अहम बात यह है कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर इसराइल पर जोर दिया है कि अब जंग बंदी का वक्त आ चुका। लेबनानी वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि वो इसराइल के साथ जंग बंदी का खैर मकदम करेंगे, मगर इसराइल ने लेबनान से हिज़्बुल्लाह को मुकम्मल न्यूट्रलाइज करने तक किसी भी किस्म की जंग बंदी से इनकार किया है। और इस पूरी सूरत हाल का सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि इसराइल की बदतरीन जारहियत, किसी जंगी जराइम और दूसरे मुल्कों की खुद मुख्तारी को रोंदने के बावजूद दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इस वक्त इसराइल को रोक सके। आज भी लेबनान पर इसराइली हमलों में कम से कम 15 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 800 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और इसराइली हमलों के नतीजे में 10 लाख शहरियों के बेघर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेबनान के अंदर कम से कम 2 लाख अफराद पहले ही बेघर हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पूरी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों और हसन नसरुल्लाह की हलाकत की तहकीकात के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में खबरदार किया कि लेबनान में हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद इसराइल अमन नहीं देखेगा। इसराइल की इस कार्रवाई ने सेहूनी हुकूमत के ज़वाल को तेज़ कर दिया है और अमरीका इस जुर्म में बराबर का शरीक है। बहरहाल हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद नईम कासिम को नया अबूरी रहनुमा मंतखब कर लिया है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह उनके काज़न हाशिम सफ़ीउद्दीन होंगे, जो कि फ़िलहाल तंजीम के सियासी उमूर की निगरानी करते हैं और अस्करी कार्रवाइयों के लिए कायम जिहाद काउंसिल के भी रुकन हैं। मगर इस वक्त जो सवाल सबको सताए जा रहा है वो ये है कि इसराइल कैसे अपने हरीफों को चुन चुन कर निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है और इसराइल कैसे 4 दहाइयों बाद हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने में कामयाब हुआ। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं जो आपसे शेयर करते हैं, जिनसे वाज़ेह होता है कि इसराइली टेक्नोलॉजी और अपने मुखबिरों के नेटवर्क की मदद से अपने कई हरीफों को निशाना बना चुका है और इसी तरीके से हसन नसरुल्लाह को भी कत्ल किया गया। अहम बात यह है कि हसन नसरुल्लाह को एक ऐसे वक्त में निशाना बनाया गया जब वो कम से कम 4 मंजिला ज़ेर ज़मीन टनल में मौजूद थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक उन्हें MK-84 बंकर शिकन मिसाइल से निशाना बनाया गया, जो
25 से 30 मीटर गहराई तक मार करने की सलाहियत रखता है, जबकि मजमूई तौर पर इस कार्रवाई में 2000 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। मशरिक़ वस्ता के एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक इसराइल ने जासूसों की मदद से हसन नसरुल्लाह और उनके साथियों का पता चलाया। इसराइल को मनसूबाबंदी के लिए कई हफ्ते लगे। 50 मीटर गहरा गड्ढा पड़ने से अंदाज़ा हुआ कि हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर 2 या 5 मंजिला ज़ेर ज़मीन था और हमले से कबल इंतहाई राजदारी के साथ मनसूबाबंदी की गई और इसराइली फ़ौज, फ़ज़ाइया, तामीराती माहिरीन को भी मनसूबे में शामिल किया गया ताकि नाकामी की गुंजाइश ना हो। बहरहाल इसराइल अपने सबसे बड़े हरीफों में से एक हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने में कामयाब हो चुका, मगर इसे जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि नई जंग का आगाज़ करार दिया जा रहा है। इस जंग में इसराइल, ईरान और हिजबुल्लाह के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, ये जंग कहां तक जाएगी और दुनिया क्यों ये जंग ख़त्म करवाने में नाकाम है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अमरीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर आदिल नजम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हिना साहिबा, सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को ज़ेर ज़मीन बंकर में बंकर बस्टर के ज़रिए हमला करके शहीद कर दिया गया। अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। आज से 2 माह कबल जब इस्माइल हनिया को हार्ट ऑफ तेहरान में कत्ल किया गया था, तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी ईरान की जानिब से कि हम इस तरह बदला लेंगे। सबकी नज़रें ईरान पर लगी हुई थी, लेकिन वैसा रिएक्शन नहीं आया। अब आप क्या रिएक्शन देख रही हैं? देखिए, कई सर्कमस्टांसेस होते हैं जो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसमें आप रूल्स ऑफ गेम के जरिए इंगेज कर रहे होते हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आपको पता होता है कि ऑप्शन हैं और इसी पैराफिनीलिया के अंदर रहते रहते सारे एक्टर्स एक्ट करेंगे। और कई ऐसे सिनारियोज होते हैं जिसमें हर कुछ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर हो रहा होता है, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ हो रहा होता है, एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे हो रहा होता है। हम सबके आंखों के सामने हर किस्म का रूल ऑफ इंगेजमेंट, रूल ऑफ वॉर की धज्जियां उड़ाई गई और प्रेसिडेंट बाइडेन जैसे लोग ये कहते रहे कि हम इसके खिलाफ हैं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन वो सब कुछ। तो आई थिंक इस वक्त फॉर एनीवन टू प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली क्या होगा, सिर्फ ये बताया जा सकता है कि क्या हो चुका है। ये हो चुका है कि वॉर थिएटर को एक्सपैंड किया जा चुका है। ये हो चुका है कि रेजिंग ऑफ गाजा के बाद अब रेजिंग ऑफ लेबनान हुई है। ये कहा जा सकता है कि जो एक अनसेट रूल्स ऑफ इंगेजमेंट थे पोस्ट अक्टूबर 8 बिटवीन हिजबुल्लाह एंड इजराइल, वो ख़त्म हो गए और एक बहुत 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 बड़ा और बहुत रिस्की वेंचर जो कि इजराइल के लिए प्रॉब्लली पैलेटेबल भी है एंड इट थिंक्स इट कैन गेट अवे विद इट बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ space that it has been presented by a veto wielding power in the Security Council. इस वक्त अगर वो वीटो वील्डिंग पावर सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के बैक पे ना खड़ा हो, तो आपने यूएन जनरल असेंबली में जब बेंजामिन नेतन्याहू ने जनरल असेंबली में स्पीच करने आए तो आपने देख लिया कि दुनिया की मेजॉरिटी ने वॉकआउट किया, वो वॉकआउट कर दिया। आपने वो जो वोट हुआ जिसमें पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात हुई और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो इसराइल से जेनोसाइडल ट्रायल शुरू हो गया है उसकी बात हुई और इजराइल के ऊपर सैंक्शन करने की बात हुई। आपने देख लिया कि 124 ममालिक दुनिया के किसके तरफ खड़े हैं, पैलेस्टाइन की तरफ खड़े हैं। और आपने देख लिया कि सिर्फ 14 मुल्क ऐसे हैं जो इस वक्त इजराइल के हक में कह रहे हैं और बाकी इंडिया जैसे लोग जो कि अपना एक अपनी एक रिक्वायरमेंट पे अपनी एक जो उनको टेक्नोलॉजी इजराइल से मिल रही है और जो उनकी रिलेशनशिप है उसकी वजह से एब्सटेन करें। और आपने ये भी देखा कि यूरोपियन यूनियन में भी दरारें आ रही हैं। स्पेन जैसे मुल्क ने पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को एक्सेप्ट किया। बेल्जियम जैसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेज पे आके जनरल असेंबली में ये कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, वो भी पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं। और ऑब्वियसली ब्राजील जैसे मुल्क और आयरलैंड जैसे मुल्कों की मुझे आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो एग्जैक्टली वेयर दे स्टैंड, ऑफ कोर्स वेयर पाकिस्तान स्टैंड। सो दिस कंप्लीट कहते हैं कार्ट ब्लांच टू एक्ट एज दे विल इन द मोस्ट इलीगल ऑफ मैनर, द मोस्ट ह्यूमन राइट्स की ब्लेटेंट अब्यूज, मैसेकर ऑफ ह्यूमन काइंड हमने इस तरह कभी नहीं देखा। अच्छा, और इस तरह जो अनप्रेसिडेंट बात है वो ये है कि हम लाइव ऑन टेलीविजन ये देख रहे हैं
और दुनिया के सारे वेस्टर्न, तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न मुल्क, जो कि ह्यूमन राइट्स के पीछे लोगों को सैंक्शन भी करते हैं टू डेथ ऑलमोस्ट, और ह्यूमन राइट्स के पीछे जिन्होंने अफगानिस्तान और इराक में और बहुत सारे मुल्कों में बहुत अनप्रेसिडेंटेड डेंजरस वॉर्स की, वो सारे इनको इस वक्त एम्यूनेशन भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर का नाम निशान ही लगा रहे हैं, and all of that. So it's really difficult to expect. And last answer to your, because आपने ये सवाल पूछा था, लेकिन जब हमास के लीडर को ईरान के में गया तेहरान के अंदर, तो एक आई थिंक उसके बाद जो रिएक्शन में एक्सपेक्ट किया जाता था उससे कमी होने में, इसलिए इस वक्त आई थिंक nobody other than anyone who has a crystal ball is able to predict as to what will be the reaction, right? But I can only say that the scale has been shifted. The war theater is now being expanded. और जब आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बातें करते हैं तो आप वो एक वक्त नहीं होता जिससे सारे मुल्क इकट्ठे वॉर पे आगे होते हैं, वो एक बिल्डअप होता है, और ये बिल्डअप तभी होता है जब वॉर थिएटर एक्सपैंड करना चाहिए। आपको बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रही चीजें। अमरीकी सदर कहते हैं कि ठीक है, हसन नसरुल्लाह को मार लिया, बस बहुत हो गया, जंगबंदी का वक्त आ गया है। लेबनानी वज़ीर आज़म भी जंगबंदी के ख़्वाह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि हमास को और हिज़्बुल्लाह को मुकम्मल न्यूट्रलाइज करने तक ये जंग जारी रहेगी। तो क्या एक बार फिर हम लेबनान का जो जनूबी हिस्सा है वो इसराइल के कंट्रोल में जाता देख रहे हैं? क्या एक बार फिर गज़ा को लॉन्ग टर्म तक इसराइल कंट्रोल करता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, ये कई लोग इसको वो जो 6 days वॉर है उसके साथ तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि एक होता है कोई एक ऐसी इवेंट होती है जिसपे अगर रिएक्शन या कुछ उसके बाद थिंग्स फॉल बैक टू नॉर्मल, तो वो आपका पूरा जो सेड एंड अनसेड रूल्स और वो पूरी ट्रेजेक्ट्री और वो पूरा एक डायनामिक्स ऑफ एंगेजमेंट एंड ऑफ रियलिटी को बदल देते हैं। और ये हमने 6 days वॉर में 1960 से होता हुआ देखा। इस वक्त लोग उसको इससे तरजीह दे रहे हैं क्योंकि देखिए, आप अगर एक लेम डक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ लेम डक प्रेसिडेंट नहीं है प्रेसिडेंट बाइडेन, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट भी है इस वक्त इस इशू पे जिन्होंने बार बार चीजें कह के ही हैड टू अपने वर्ड उनको वापस लेने पड़े। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले बिफोर दिस अटैक एक फ्रेंच अमेरिकन एफर्ट फॉर सीज फायर के बारे में उनके डिप्लोमेट्स बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी शायद उसके बारे में बात की और फिर उनको अपने वर्ड्स खुद खाने पड़े, बिकॉज दे हैव नो टूल्स टू गिव टू मेक नेतन्याहू डू व्हाट दे विश हिम टू डू, बिकॉज दे आर अनविलिंग टू टेक हिम टू टास्क एंड दे आर अनविलिंग इन देयर to apply any norms of behavior. Or simply he cannot at the moment, considering the election environment in US? No, actually, I wish I could say that. That would be a good thing to say. कि जी ये because of lame duck president है, because of environment. Unfortunately, और इसके ऊपर वो जो किताबें भी लिखी गई हैं कि कि US foreign policy क्यों hostage है Israeli interest के ऊपर. US foreign policy is not pursuing its own interest, but और वो उसकी वजह ये है कि एक systemic support base. I could use words which may not be very ideal to use, but a systemic base of support exists, in the American system in a way where Israeli interests supersede and superimpose American national interest. अच्छा, हिना साहिबा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक हाई वैल्यू टारगेट है जो ज़मीन से 40 मीटर नीचे है, उससे निशाना बनाया जाता है, तो एक इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले इस्माइल हनिया को ऐसा लगता है कि मोसाद का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो पूरी तरह ईरान में, लेबनान में, इराक में, हर जगह सरायत कर चुका है। जहाँ चाहते हैं, जिसको मर्जी चाहते हैं मार देते हैं। तो इसको आप, ये जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, पेजर्स फटते हुए हमने देखे, इसको इंटेलिजेंस कामयाबी को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना है इजरायली इंटेलिजेंस capabilities, so October 7th is a very big demonstration of the lack of that, right? लेकिन अगर आप जिसको हम lethal autonomous weapons of mass destruction कहते हैं, अगर आप किसी किस्म के रूल्स को अप्लाई किए बगैर हर किस्म, अगर आप 3000 लोगों को मारने के लिए तैयार हैं, बिल्डिंग्स को रेज करने के लिए तैयार हैं, and that is celebration of intelligence, because I think that's also celebration of your lack of any regard for human rights or international law. And therefore to raise, मैं पूरी दुनिया को एटम बॉम्ब से आज हटा दूं खुदा ना खास्ता, और आप कहें कि वाह माशाल्लाह, आपने तो सारे लीडर्स
ले लिए. So it's a little bit strange to be celebrating the success. I think it is lack of values in how they're engaging in war, which is leading to what is demonstrably a success to others, but it is actually their ability to just raise everything to ground to get what are their targets. If anybody else wanted to do that, it is not very difficult. There are countries which have missile capabilities where anything, anywhere can be taken. But everybody is currently complying by the rules of engagement. So I think what needs to be celebrated is the lack of Israel's need to comply by any laws, which has been enabled by veto-wielding powers in the world today. So what can be celebrated is the breakdown of the international order. What can be celebrated is the fact that Western values are right now slithering away, and no one can, there's nothing, there's no legs to stand on. So ये एक बहुत सख्त आई थिंक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी किस्म का ऑर्डर, किसी किस्म के लॉज, किसी किस्म के इंटरनेशनल लॉज की कंप्लायंस करने में कोई मुल्क भी अब उसको एक अपने ऊपर लाजिम नहीं समझेगा. ये एक प्रेसिडेंट सेटिंग चीज हो रही है और जिसका इम्पैक्ट दूर दराज तक जाएगा, प्रॉबेबली इनटू स्पेस वॉरफेयर भी जाएगा. ठीक है, आदिल नजम साहब आपकी तरफ आते हैं. सबसे पहले तो जो तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं, जो प्रेशर इस वक्त ईरान पर रिएक्शन देने का, वो कितना ज़्यादा है, हिजबुल्लाह पर कितना ज़्यादा है, ईरान क्या रिएक्ट कर सकता है, जो सूरत हाल इस वक्त सामने है, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी मसलहत पसंदी है, उनके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, क्या रिएक्ट कर सकता है ईरान? मेरे ख्याल में जी प्रेशर ज़रूर है और वो शायद रिएक्ट करना चाहेगा भी, लेकिन उसके पास जो रिएक्ट करने के मौके हैं या नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो उसके पास कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, वो भी तो बहुत लिमिटेड है ना. कि ईरान जो है वो एक कोई बहुत अब तो दिहाइयों से एक मुल्क जो अंडर सैंक्शन है, जिसके ऊपर रिसोर्सेज तंग हैं, जिसकी फॉरेन रिलेशंस में आपने उसको बाहर किया हुआ है, पब्लिक इमेज में उसको आपने, दुनिया ने खुसूसन वेस्ट ने उसको एक बहुत नेगेटिव चीज़ बनाई हुई है. ये एक अहम चीज़ है. आप अगर देखें जो कल का वाकया है, उसको वेस्ट में एज एन ऑन टेररिस्ट प्रेजेंट किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, रादर देन कि जो गजा में और फ़लस्तीन में हो रहा है पिछले कई माह और बल्कि पिछले 70 सालों से, उसके तनाजुर में उसको हम देखें. लेकिन मेरी गुजारिश वजह यह है कि जो हम बातें कर रहे हैं, और हमसे मेरी मुराद मैं खुद हूँ, हम सब जो बातें कर रहे हैं, आई थिंक दे आर ऑल इररिलेवेंट नाउ. आई थिंक हमारे सवाल भी इररिलेवेंट है और हमारे जवाब भी इररिलेवेंट हैं. एक तरह से मेरे ख्याल में हिना पॉइंटेड टुवर्ड्स दिस, उन्होंने जो बात की रूल ऑफ लॉ की या रूल ऑफ नेचर के खत्म हो जाने की, मेरे ख्याल में ये रूल ऑफ नेचर के खत्म होने की बात है. जिसके हाथ में डंडा है, प्रोफेसर साहब आप ये कह रहे हैं, अगर इसराइल के हाथ में डंडा है और अमेरिका की सपोर्ट से, मैं उससे बड़ी बात कर, उससे भी बड़ी बात कर रहा हूँ. डंडा तो हमेशा ही डंडा होता है ना, डंडा तो जिसके हाथ में होता है वो हमेशा से उसके हाथ में होता है. मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सवाल और हमारे जवाब जो हैं वो इस तनाजुर में हैं कि एज इफ हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ इंटरनेशनल ऑर्डर अभी तक कायम है. इंटरनेशनल ऑर्डर परफेक्ट कभी भी नहीं था, ठीक है, राइट. लेकिन ये एक छोटी सी हिस्ट्री का है ना, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्डर बना, जिसका ऑर्डर का बेसिक रूल ये था कि यार डंडा अभी भी इंपॉर्टेंट है, ताकत अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली मुमालिक जो है ना वो मिल के फैसले करेंगे. तो यूनाइटेड नेशंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, थोड़ी सी हमारी बात सुन लेना, हम पीछे हट जाएंगे. तो वो इट वाज नेवर परफेक्ट, लेकिन द अजम्पशन वाज ये, और ये सिर्फ 1940 के बाद की बात है, ये बड़ा छोटा सा मुख्तसर सेट है. अब वो इंटरनेशनल ऑर्डर टूट चुका है. यूनाइटेड नेशंस में वॉकआउट से कोई फर्क पड़ा? सही. यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से कोई फर्क पड़ा? फर्क पहले भी नहीं पड़ता था, बट ये जरूर पड़ता था कि अगर इतने सारे ममालिक, इंक्लूडिंग आपके हिमायती, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, यूरोप वगैरह में, अगर उनकी व्यू फर्क होती थी तो या आप उन्हें मनाने की कोशिश करते थे या आप चीज को चेंज करने की कोशिश करते थे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर है वो बेसिकली ब्रेकआउट हो चुके हैं. लेकिन सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, आप अरब मुल्क देख लें. आप कह रहे थे ईरान के पास क्या ऑप्शन है, लबनान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, राइट. आप एक तकरीर कर लो. मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये रूल्स खत्म हो जाते हैं, इट इज अ ट्रेजेडी. It is a tragedy and we are back कई सालों से. मैं अब कह रहा हूँ we are moving back. अब मैं कहूँगा कि we are back to 1914, 1913, 1919. Which is very alarming. Which is very alarming. जी, और
और अमेरिका भी ये जानता है। देखें अमेरिका भी, अगर आई डोंट वांट टू बी सिंपैथेटिक टू बाइडेन, लेकिन बाइडेन की भी तो बात नहीं सुन रहा ना नेतन्याहू। सो इन अ वे वो जो ऑर्डर के जो रूल थे ना, जो मुरव्वत थी, जो एक सेंस थी कि देयर विल बी सम सेंस ऑफ बैलेंसिंग, दैट इज ब्रेकिंग डाउन एंड वी डू नॉट हैव अ न्यू बैलेंसिंग फोर्स एक्सेप्ट जिसको आप ब्रूटल फोर्स कहें। हमने कल क्या देखा? हमने ब्रूटल फोर्स देखी। हमने परसों क्या देखा? ब्रूटल फोर्स देखी। उससे चौथ क्या देखा? ब्रूटल फोर्स देखी। तो इन अ वे इजराइल जो है, अब तो मेरे ख्याल में देखा ना, जेनोसाइड भी बड़ा छोटा लफ्ज हो गया। अब तो एथनिक क्लेंजिंग भी जो है इज प्रोबेबली द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। आदिल साहब, नेतन्याहू कहता है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारा आहनी हाथ, दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हमारा आहनी हाथ पहुंचकर हमारे दुश्मन को नीस्तो नाबूद न कर सके। तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है अक्रॉस द ग्लोब। ये बड़ी थ्रेट है, लेकिन इससे बड़ी मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जो मैं सोचता हूँ, बाकी दुनिया का रिएक्शन ये है कि यार हम प्लीज कह देंगे इजराइल को, लेकिन हम कुछ करने को भी तैयार नहीं है। और मैं अगेन आई वांट टू बी सिंपैथेटिक, कुछ हम करने को तैयार नहीं है, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सो इन अ वे आई थिंक स्टेट्स बिकम लेस एंड लेस रेलेवेंट। जो स्टेट टूल्स हैं ना, जो मुल्कों के टूल्स हैं, सवाए एक टूल के विच इज ऑल आउट वॉर, बाकी आपके पास क्या टूल्स? 2-4 ही टूल होते हैं ना। आप सैंक्शंस लगा सकते हैं, आप डिप्लोमेटिक प्रेशर कर सकते हैं, आप आइसोलेट कर सकते हैं। वी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अनविलिंग है। मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा, बाकी मुल्क देख लें ना, आप उनके हमसाए देख लें, अरब हमसाए देख लें। सो स्टेट जो है वो या अनविलिंग है अपने टूल्स इस्तेमाल करने की, या अनएबल है अपने टूल्स इस्तेमाल करने की, विच मीन्स कि जब स्टेट नहीं करेगी तो कौन करेगा? 2-4 चीजें रह जाती है ना। ब्रूटल फोर्स का फिर जवाब ब्रूटल फोर्स से ही होता है। एंड अब इजराइल ये कह रहा है कि हमारी तो जंग तुम लोगों से है ही नहीं, ना तुम लोगों का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, हम तो इन ग्रोह से, हमास से और हिजबुल्ला से लड़ रहे हैं, और हम इनको नीस्तो नाबूद, इट मींस फाइनल सॉल्यूशन। सो दिस इज वेरी डेंजरस। आई मीन डेंजरस तो है ही है, लेकिन ये सिर्फ गजा की बात नहीं है, सिर्फ फलस्तीनी के लिए डेंजरस नहीं है। जो भी आपने टूटा फूटा निजाम बनाया था, जिसको हम कहते थे कि बड़ा बुरा है, आप सीट बेल्ट बांध ले। जब ये खत्म होगा तो फिर जो चीज रह जाती है, यूएन इररिलेवेंट होती जा रही है, मतलब तकरीबन हो चुकी है। यूएन यकीनन इररिलेवेंट हो चुकी है, लेकिन मैं आई वांट टू से समथिंग एंड आई वांट टू से इट लाउडली। आई थिंक इस वक्त अगर आलमी दुनिया में कोई लीडर कम से कम हक की बात करने की कोशिश करता है तो वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ही हैं। एग्जैक्टली। इररिलेवेंट यूएन नहीं हुई, लेकिन एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू, हां बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इररिलेवेंट ममालिक और ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, ठीक है आदिल साहब, लेकिन ना यूएन कौन किस, यूएन तो कुछ नहीं कर सकता ना, यूएन इज अ क्रीचर ऑफ द स्टेट्स। इररिलेवेंट मेरे ख्याल में ये जो एक फर्जी निजाम था, फर्जी इज नॉट इन अ बैड वे, निजाम सिर्फ ये था कि यार मुल्क मिल के फैसला करेंगे। 5 जो है, जो बड़े बाबे हैं, उनको हम सिक्योरिटी काउंसिल पे परमानेंट सीट दे देंगे, लेकिन फैसले जो है ना, जो सब मिलके करेंगे। जब हमने किसी पे अटैक भी करना होगा तो इराक पे हम झूठी वो चीज दिखाएंगे, लेकिन करेंगे यूएन में, हम कम से कम भरम रखेंगे। वो भरम टूट चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल निजाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे थे। हिना रब्बानी खर साहिबा, साबिक वज़ीर ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद थी, इस अहम मौजू पर अपनी राय दे रही थी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पीटीआई की कल रावलपिंडी में एहतजाज की कोशिश, और इस कोशिश के नतीजे में पंजाब पुलिस और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान तसादम के बाद अब ये मामला 2 सूबों में टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पंजाब हुकूमत ने एहतजाज करने वाले पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दर्जनों नए मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पुलिस की पीटीआई कारकुनों के खिलाफ शेलिंग पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से पंजाब और वफाकी हुकूमत के खिलाफ धमकियों और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सिलसिला भी जारी है। आम बात यह है कि पीटीआई ने पिछले हफ्ते लाहौर जलसे के बाद रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करने का ऐलान किया था, मगर सिर्फ 2 रोज़ पहले बानी पीटीआई इमरान खान ने जलसा मनसूख करके पार्टी को रावलपिंडी में एहतजाज की हिदायत कर दी, जिसके बाद जुमे को इंतजामिया ने रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज की, और फिर पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कोशिश की गई तो शहर में जंग का सा समा देखने में आया। मरी रोड और इसके अतराफ में पुलिस और कारकुनों के दरमियान शेलिंग पथराव का सिलसिला
कई घंटों जारी रहा, जबकि मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज पर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के काफिले को भी पुलिस की जानिब से रुकावटों का सामना करना पड़ा। इसके बाद अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी पहुंचे बगैर खैबर पख्तूनख्वा वापस लौट गए, जिस पर उन्हें कारकुनों के एहतजाज का भी सामना करना पड़ा। और गुज़िश्ता रात अली अमीन गंडापुर ने अपने एक वीडियो बयान में इदारों और हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर अब हम पर एक गोली चलाई गई तो हम जवाब में 10 गोलियां चलाएंगे। हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। कोई ये समझता है ये पंजाब हमारा है और कोई ये समझता है पंजाब की हवा हमारे साथ है। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। आखिरी वार्निंग है, मैं ऐलान कर रहा हूं यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबे के तमाम कबाइल से मुत्तहिद होकर मरने मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे सूबाई टकराव के खदशात जन्म ले रहे हैं। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अली अमीन गंडापुर के बयान को बचकाना और नातजुर्बेकारी करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आला का ये बयान मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएँ जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज़ होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज़ ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है। ये लबो लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो 2 सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। मौलाना फजल रहमान ये इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI का मैंडेट चुरा कर उन्हें दिया गया। बहरहाल रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद एहतजाज और पुलिस पर पथराव के इल्ज़ामात में अब तक 95 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें 11 ख़वातीन भी शामिल हैं। जबकि पंजाब की मरकज़ी और मुकामी क़यादत समेत 58 रहनुमाओं और तकरीबन 150 नामालूम कारकुनों के खिलाफ रावलपिंडी में 5 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके। इस हवाले से पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में जो कानून हाथ में लेगा वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कारकुनों और एहतजाजी मुजाहिरीन पर पंजाब पुलिस की शेलिंग और फायरिंग पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने GNA से बात करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने कल मॉडल टाउन सानेहा दोहराने की तैयारी कर रखी थी, इसलिए एहतजाजी मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग की गई, जिसके बाद एडवोकेट जनरल को पंजाब पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कह दिया है। KP हुकूमत अपने मुजाहिरीन पर शेलिंग और फायरिंग के खिलाफ अदालत जाएगी। इन मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन साहब, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब। शोएब शाहीन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। हमने देखा कि दर्जा हरारत बढ़ाया जा रहा है और यूं लग रहा है कि जैसे ये कोई 2 पार्टियों की मुहाज़रा ही नहीं है, 2 सूबों की जंग है। एक जानिब ये बात की जा रही है कि एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाई जाएंगी। आपको लगता है कि दर्जा हरारत बढ़ाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गोल्स हासिल कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजी साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे बताएं कि जो कुछ पूरे पाकिस्तान में हो रहा है इसको हम क्या समझें। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो इस वक्त मुसल्लत है, काबिज है, दे आर नॉट इलेक्टेड, और ये सबको पता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को भी नहीं चलने दिया जा रहा और जुडिशल कमीशन के ऊपर तो काजी फाइजा साहब मुसल्लत हैं और वो आज तक एक पेशी नहीं लगी। उनको बाकी केसेस तो याद रहते हैं, उनको ये केस क्यों नहीं याद रहता? अगर आपकी नज़र में नहीं बनता तो आप डिसमिस कर दें। आप लगाएं 9 महीने हो गए हैं। उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हक हासिल है कि वो मुल्क के किसी हिस्से पे जलसा करें, जुलूस करें। हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं एडमिटेडली, ये अकॉर्डिंग टू इवन फॉर्म 45। तो उसके बावजूद आज इस बात को छोड़ दें कि पाकिस्तान के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर हमला है, ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रहा है। बाकियों को छोड़ें, मुझे बता दें कि कल इन्होंने सीधी गोलियां मारी, हमारे लोगों को तशद्दुद किया, सैकड़ों लीडर्स और कारकुनान को गिरफ्तार किया और उसके बावजूद पूरे पिंडी डिवीजन को उन्होंने जाम कर दिया और तमाम एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए।
कल हमने, अब मैं अपनी बात करूं, मैं और गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब एक ही गाड़ी में जा रहे हैं और हमारे रास्ते में पुलिस आ गई और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की। और उसके अलावा जिस रास्ते से भी अपने जाने की, तमाम रास्ते बंद थे इर्रिस्पेक्टिव। अच्छा, कोई भी, इस्लामाबाद में तो कुछ नहीं हो रहा था ना, इस्लामाबाद में हम अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे जाना ही सबसे बड़ा जुर्म है। और जो कुछ इन्होंने कल किया है, मुझे बता दें, यही लियाकत बाग के बाहर जमात इस्लामी के 15 दिन से ज़्यादा अरसा धरना जारी रहा। जब इमरान खान साहब के हुक्म पे मैं वहाँ तकरीर करने और वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए गया, तो जब मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो 200 पुलिस वाला मुझे गिरफ्तार करने के लिए बैठा हुआ है। अगर आपने इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ, कानून और आइन को चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है और जमहूरियत को तमाशा बना और ड्रामा बना के रख दिया है, और उसके ऊपर जो कुछ ये अब करने लगे हैं आईनी मुसव्वदे की शक्ल में, जिसको रिफॉर्म्स का नाम दे रहे हैं, जो फसाद बर्पा करने लगे हैं निज़ाम इंसाफ पे। आर्टिकल 8 के बारे में कामरान मुर्तज़ा की एविडेंस आपके सामने है, और जिस अंदाज से ये प्रोसीड कर रहे हैं इस मुल्क को, इससे बड़ी तबाही और कोई नहीं हो सकती कि जो रिजेक्टेड लोग हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के, कि पार्लियामान अभी इसके बावजूद कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो इनकम्प्लीट है, मखसूस नशिस्तों का अभी तक उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। केपी के इलेक्शंस अभी हुए नहीं है सेनेट में, और सीधी ना सिर्फ गोलियां मारें, सिटीजन्स को पकड़ें, लोगों के रास्ते बंद करें, पूरे पिंडी डिवीजन को, इस्लामाबाद को आप नो गो एरिया बना दें, और उसके बावजूद हम पुरअमन लोग, गोलियां भी खाई हैं, हमारे कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हमने डायरेक्ट शेलिंग, डायरेक्ट दहशतगर्दी इनकी बर्दाश्त की है। शेख साहब, इसका जवाब ले लेते हैं तलाल चौधरी साहब से। दहशतगर्दी के सैकड़ों लोगों को, हमारों को अंदर कर दिया। ठीक है शेख साहब, इसका जवाब ले लेते हैं तलाल साहब से। शेख साहब, इसका जवाब ले लेते हैं, वापस आते हैं आपकी तरफ। तलाल चौधरी साहब, एक पॉइंट तो बहुत ही फेयर है, अगर ये जमहूरियत है तो फिर हर सियासी जमात को जलसा करने का हक है, एहतजाज करने का हक है। तो ये बताइए कि कल गैर ज़रूरी तौर पर पूरे जुड़वा शहरों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, जंग का एक माहौल पैदा कर दिया गया। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी हैं वो तक शिकायत कर रहे थे कि उन्हें घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाने की और अपने कामों से दुकानों पर, बाजारों में जाने की सहूलत नहीं थी, वो मुश्किलात का शिकार थे। तो ये बात तो बहुत दुरुस्त कह रहे हैं शोएब शाहीन साहब कि गैर ज़रूरी रुकावटें थी जो आप लोगों ने लगाकर बंद की थी। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि शोएब शाहीन साहब एक यलगार को और कानून तोड़ने को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 9 मई भी जस्टिफाइड था, और आइंदा आने वाले हालात में अगर कोई मुसल्लह जद्दोजहद करनी पड़ी तो वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इनके मुताबिक ठीक नहीं चल रहा। और अगर ये समझते हैं कि इनके मुताबिक क्योंकि पाकिस्तान ठीक नहीं चल रहा, इनकी मर्ज़ी की असम्बली नहीं, इनकी मर्ज़ी की हुकूमत नहीं है और ये जो मर्ज़ी कर सकते हैं, तो ये किसी भूल में है। पहले इन्होंने एग्जाम्पल दी जमात इस्लामी के एक एहतजाज की, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उन्होंने हुकूमत से मिल के इजाज़त लेके सिक्योरिटी लेकर वो कई दिन बैठे रहे, सिक्योरिटी दी गई और वहाँ पर एक भी पत्ता या गमला नहीं टूटा। और अब जब ये आते हैं और इनका वज़ीर आला आता है, वो पहले वहाँ से ऐसी तकरीर करता है जैसे वो कोई अफ़गानिस्तान से या कोई किसी और जगह से कोई यहाँ पर पिंडी को फतह करने के लिए लश्कर आता है, और उसके बाद उसकी तकरीरें और उसके बाद उनकी वो जिस तरह की आग भड़का रहे हैं 2 सूबों के दरमियान, और इसी तरह पंजाब के और पंजाबियों के ख़िलाफ़, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब बात है? और क्या पंजाब में एहतजाज के लिए पंजाबी इनके पास नहीं है? क्या पिंडी में एहतजाज के लिए पिंडी वाले के लिए नहीं है? ये तलाल साहब, ये सेकंड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, हम इस पर वापस आते हैं। आप ये बताइए कि कैसे आप अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स का दिफा करेंगे जब आप किसी सियासी पार्टी को, इससे पहले लाहौर में जलसा हुआ, तलाल साहब मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा, जलसे की इजाजत मांगी गई थी और कब बहुत अरसे तक वो पेंडिंग रही, एक दिन पहले आप जलसे की इजाजत दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब बड़ी मुश्किल से अदालत ने उन्हें वक्त दिया कि जी आप आज शाम तक जवाब दें, तब जाके एक लंबी शरायतनामे के साथ आपने इजाजत दी। तो जलसा करने की आप इजाजत नहीं देंगे, कैसे होगा? अपनी जमहूरी क्रेडेंशियल कैसे बचाएंगे आप? देखिए, जमहूरी क्रेडेंशियल जमहूरी पार्टियों के साथ होते हैं, जिनका बैकग्राउंड या जिनकी हिस्ट्री ये हो 9 मई हो, जिनकी हिस्ट्री में 126 दिन का धरना हो, जिनकी हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाना हो, पीटीवी और पार्लियामेंट पे कब्जा हो,
तो उनको इजाजत देते हुए फिर बहुत सारा कुछ ख्याल करना पड़ता है। फिर आप ही सवाल हमसे करते हैं मीडिया कि आपने क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया, क्योंकि आप हुकूमत थे, आपने आम आदमी की जिंदगी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। ये इनसे सवाल करें कि क्यों हमें रास्ते रोकने पड़े, क्योंकि इनके बिहेवियर की वजह से, इनके लॉ को क्या कहते हैं फॉलो ना करने की वजह से। अगर ये इजाजत लें और इजाजत 2 जलसों की मिली, इन्हें रास्ता बताया गया, इन्हें रूट बताए गए, इन्हें चीजें, उसके बावजूद हंगामा बर्पा करना, उसके बावजूद ऐसा माहौल क्रिएट करना, वो सिर्फ क्योंकि ये समझते हैं उसमें इनकी जीत है, अफरा तफरी ये चाहते हैं। यानी इनको ये एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं? क्यों महंगाई 9% पे आ गई है? एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि IMF का एग्रीमेंट हो गया। एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन है। तलाल साहब, ये देखिएगा, कल अज़मा बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा इनके पास तो लोग ही नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से लोग ला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 400-500 2000 लोग आ रहे हैं। तो अगर इनके पास बंदे नहीं हैं तो आपको क्या जरूरत है कंटेनर लगा के इनके शो को मेगा शो बनाने की, मीडिया में हिट करवाने की? आप सड़कें खुली रखें, वो 400 लोग लेकर आएंगे, कोई बड़ा शो हो नहीं सकेगा, वो अपने एक्सपोज रहेंगे। आप क्यों उनको मशहूर करने पर, कामयाब करने पर तुले हुए उनका एहतजाज? जिनका माजी 9 मई हो, जिनका माजी 126 दिन का धरना हो, जिनका माजी सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाना हो और इनका माजी इन चीज़ों से भरा पड़ा हो, उनको इजाज़त देते हुए हमें एहतियात करनी है। और ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते कि दोबारा 9 मई हो। और कोई इजाज़त जमहूरी पार्टियों को दी जाती है जिनकी जमहूरी सोच है, जिनकी सोच यलगार की है, जिनकी सोच पाकिस्तान को बंद करके सियासत करने की है, जिनकी सोच अदारों पर हमले की है, जिनकी सोच ना चीफ जस्टिस अच्छा लगता है, ना सिपा सलार अच्छा लगता है, ना चीफ इलेक्शन कमीशन, ना वजीर आजम, ना असेंबली, जिनको अच्छा ही कुछ नहीं लगता। वजह क्या है? सिर्फ वजह यह है कि एक आदमी को उसको एक गुनाहों की सजा और उसकी NRO चाहिए, उसको माफी चाहिए, उससे 190 मिलियन चोरी किए हो, तोशा खाना खाया हो, उसने साइफर लहराया हो, उसने फॉरेन फंडिंग, बस उसको कोई कुछ ना कहे और हमें कोई ना पूछे, हम हम जो मर्जी करें। बात एक मेरी बात सुन लें, कोई जो मर्जी कहे, कानून की पाबंदी पंजाब में और वफाक की जहां जहां हुकूमत है करनी पड़ेगी, नहीं तो हम करवा के दिखाएंगे, क्योंकि हमें आम आदमी की जिंदगी और पाकिस्तान के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यहां आपको रोकेंगे, एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से। शरीफ शाहीन साहब, आपकी जानिब आते हैं। एक बात जो तलाल चौधरी साहब ने कही, हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर साहब का लहजा बड़ा तल्ख है। कल उन्होंने जुड़वा शहरों को मकबूजा कश्मीर से तशबीह दे दी। जब वो चलते हैं तो एक खड़ा करते हैं। इससे पहले लाहौर में एक ट्रक के शीशे तोड़ने का क्लैशनकोफ लेकर मनाजिर लोगों ने स्क्रीन पर देखे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वो लोगों को लेकर चले हैं और उनके साथ फिर एक इंतज़ामी मशीनरी होती है, क्रेनें होती हैं, वाटर बाउजर्स होते हैं, एम्बुलेंसें होती हैं। ये क्या सूरत हाल है? क्या इसको आप बैनुल सूबाई झगड़ा और मुहाज़राई बनाना चाहते हैं? फिर बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हम एडवोकेट जनरल से कहते हैं कि आप कानूनी कार्रवाई करें। किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं? क्यों इसको सूबों की जंग बना रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, एक शहरी है इस मुल्क का। उसके रास्ते में किस कानून और किस आईन के तहत आप उनके रास्ते ब्लॉक? मैं अदब से शरीफ साहब आपको यहाँ रोकूंगा, इससे मैं अदब से रोकूंगा, आप जवाब दीजिएगा, इसके जवाब को शामिल कर लीजिएगा। इससे पहले लाहौर में जलसा हुआ, इजाज़त दी गई, मुझे पता है बहुत मुश्किल से दी गई, बहुत ताख़ीर से दी गई। आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, उसके तहत इजाज़त मिली, आपने जलसा किया, 3 बजे से 6 बजे तक जलसा हुआ, ख़त्म हो गया। इस दफ़ा ये जो दरखास्त देकर वापस ली गई, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी और ये क्यों जलसे को एहतजाज की शक्ल दी गई, बगैर इजाज़त के कन्फ्रंटेशन की सियासत की जानिब आप बढ़ें? जी, मैं आपको इस दोनों बातों का जवाब देता हूं और तलाल साहब का भी बातों का जवाब देता हूं। मुझे जरा 1 मिनट दे दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि हमें जलसे की जो इजाज़त इस्लामाबाद में मिली थी 8 सितंबर को, पूरे पिंडी इस्लामाबाद के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बंद थे। जिस रूट से भी इजाजत दी गई थी, ये नहीं कहा गया था बाकी रूट से नहीं आएंगे, लेकिन उस रूट को भी बंद कर दिया गया, मार्गला एवेन्यू को। मैं खुद वहां से गुजरा हूं और मैं खुद सारा ये हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लिया और इनसे भी ऑर्डर लिया, वो रास्ते फिर भी बंद कर दिए गए। इवन अली अमीन गंडापुर जिस तरह वो पहुंचा है, उससे लोग नहीं पहुंच सके, वो सब आपके सामने ही है, पूरा मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात
यहाँ हमने डीसी की दरख्वास्त वापस नहीं की थी, हमने हाई कोर्ट से पिटीशन वापस की थी। हमें पता था, हमने दो बातें की थी। हमें लियाकत बाग की अगर जलसे की इजाज़त मिली, जो कि डीसी ने रात को, एक रात पहले वो उन्होंने कैंसिल कर दी, रिजेक्ट की है। अगर हमें इजाज़त देंगे, दारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है, हमने अदालत से दरख्वास्त वापस की, डीसी से दरख्वास्त वापस नहीं ली थी। हमने कहा हमें इजाज़त मिलेगी तो हम जलसा करेंगे, नहीं मिलेंगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, और दोनों चीज़ें हमारी मौजूद थी। उसने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मैं यहाँ तस्दीक कर दूं, अदालत ने हुक्म दिया था कि 5 बजे तक जवाब दें, डीसी से कहा था, लेकिन दरख्वास्त उससे पहले वापस ले ली गई थी। ये सिर्फ करेक्शन कर लें जी प्लीज, कंटिन्यू करें। नहीं, दरख्वास्त हमने हाई कोर्ट से वापस ली, ऐसा ही है, लेकिन डीसी ने रिटर्न ऑर्डर किया है और हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। अब हम या तो कई महीने इंतजार करते हैं वहां एप्लीकेशन का, उसके डिसीजन होने का, या हम प्रोटेस्ट करने। और प्रोटेस्ट करना कौन सा इलीगल काम है, गैर आईनी काम है, मुझे बता देना। आईन उसको मुझे इजाजत देता है, कानून मुझे इजाजत देता है। मसला इनका यह है कि अब ये गैर आईनी मुसवदा ला के उसके जरिए फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दें। आर्टिकल 8 के साथ आर्टिकल 199 में किसी को भी उठा के ले जाएं, मार दें, उठा दें, गायब कर दें, उसके ऊपर कोई हाई कोर्ट की नेशनल सिक्योरिटी का टैग लगा दें, कोई हाई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकेगी। और उसके बाद सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस बनता है, जज, उसको हटा के 5 में से कोई एक अपनी मर्जी का लगा दे। ठीक है, आपकी अदालत के सरबराह किसको बनाएंगे? जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का हैंड पैक जज उठाएंगे, वो उठा करके जज लगा देंगे। अगर ये आपने जमहूरियत का, आइन का, कानून का इस तरह मजाक उड़ाना है, और इस तरह काबिज कोई भी कब्जा ग्रुप उठ के इस अंदाज से हरकतें करेगा और उनके लिए आइन में दिए हुए हुकूक कोई अहमियत नहीं रखते, तो फिर एक बात तय है कि पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, पाकिस्तान की आवाम इनको उठा करके बाहर फेंकेगी। ठीक है, तलाल चौधरी साहब आपकी जाने बातें हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त ना देने की भरपूर मजम्मत करते हैं। हर सियासी जमात का हक है कि उसे एहतजाज की या उसे जलसा करने की इजाज़त दी जाए। आपके जो साबिक इत्तेहादी हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस पर। साथ ही कल जो रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों के साथ हुआ, आपको खुद भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए। मतलब पुलिस को क्या लाइसेंस दिया हुआ है आपने कि जो मर्जी आए, जिसके साथ आए करें? सबसे पहले तो मौलाना साहब का पूरा बयान पढ़ के सुनाएं। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि सूबे के वज़ीर आला ने जो किरदार अदा किया है वो भी काबिल मजम्मत है। वो कह रहे हैं ये गड्ढापुर के लिए। और उसके बाद दूसरी बात ये इनको बड़ी तकलीफ़ इस वक्त पहुँच रही है कि चीफ जस्टिस की। और तलाल साहब, चीफ जस्टिस का जवाब दीजिएगा, पहले सहाफियों के साथ जो सलूक हुआ है उसका जवाब दीजिएगा। हैदर शिराजी को गिरफ्तार कर लिया। सहाफियों पे कल ही पंजाब हुकूमत ने भी एक्शन लिया था, फौरन हमने कंडेम किया था। और सहाफियों की इज़हार राय के खिलाफ हम कभी भी नहीं हैं और कभी हो नहीं सकता कि उसमें कभी हम उन्हें प्रोटेक्ट ना करें। अब ये बड़ी अहम बात है, ये जो इनके पेट में दर्द उठ रही है वो उठ रही है। 190 मिलियन की सज़ा होगी। उसके बाद इनके इस वक्त इनके जो काले करतूत हैं, उनको कोई चीफ जस्टिस चाहिए, इन्हें साकिब निसार और गुट्टू सीजू जैसा। इन्हें चाहिए ऐसा चीफ जस्टिस जिसकी सास को भी फिक्र हो कि कहीं वो सज़ा ना हो जाए उसको, हैंडसम को, और जिसकी सास भी सदके वारी जाए, और जिनके बच्चों को भी ये हो कि किसी तरह उसके जो करतूत हैं वो उस पर कोई सज़ा ना हो। और उसके बाद रही चीफ इलेक्शन कमीशन की बात, उसको गाली देंगे। मैं आपको बता दूं, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये पंजाबी में कहते हैं। और किसी की ऐसी की तैसी, अच्छा, सिपा सलार को, चीफ जस्टिस को और वजीर आजम को और पार्लियामेंट को गाली दे तलाल साहब कि हम नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट चलेगी, हुकूमत चलेगी, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, अपनी मर्जी की करेगी। वक्त हमारे पास कम है, हमें शोएब साहब से रिस्पॉन्स लेना है। शोएब साहब, आपने कहा कि वज़ीर आला केपी एक सिटीजन है, लेकिन वो एक सिटीजन होने के साथ साथ एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। वो अपने जो इंतजामी प्रोटोकॉल के पुलिस वाले हैं उनके हमरा लेकर किसी भी सूबे पर हमलावर नहीं हो सकते। वो वहाँ पर क्लैशनकोफ से जो खड़े ट्रक हैं उनकी विंड स्क्रीन नहीं तोड़ सकते। वो धमकियाँ नहीं दे सकते दूसरे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को। वो अडियाला जेल से इमरान खान को रिहा कराने की धमकियाँ नहीं दे सकते। आप एक वकील हैं, आप कैसे इन सब बातों को जस्टिफाई करेंगे? आपको लगता है कि ये मुनासिब बात है कि उन्हें सिटीजन होने की बुनियाद पर ये सब करने की इजाज़त दे दी जाए, जबकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं एक सूबे के?
देखें, पहली बात तो यह है कि उसने बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आ रहा, वो एक नहीं, वो प्रोटोकॉल कैसे लेकर आ रहे हैं? वजीर आला का प्रोटोकॉल, वजीर आला की जो इंतजामी मशीनरी है जी, सुने, वो वजीर आला है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वजीर आला है, उसको सिक्योरिटी तो देनी है, उनका फर्ज है। सिक्योरिटी के अलावा उसके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं, वो ना ही प्रोटोकॉल में रहने का आदी है। वो आपने देख लिया है, सारी पब्लिक में खुद अकेला घूमता फिरता है, उसको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि अडियाला जेल में, वो कहते हैं, आप एक वकील होकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अडियाला जेल से इमरान खान को रिहा करा लेंगे ड्यू प्रोसेस के बगैर। आपको वो एक सिंबॉलिक थी, उनका मतलब तहरीक चलाना था, उनका मतलब यहाँ हमने एक एजुटेशन करनी थी, एक जस्टिस सिस्टम के जरिए हमने उनको रिलीज कराना है, और वो सबको पता है। तो एक सियासी तकरीर थी, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसने जाकर के अडियाला जेल की दीवारें तोड़ दी हैं। वो यहाँ आ रहा है, इन्होंने अटक पुल से लेकर, मुझे बता दें, वो बाकायदा जलसे की इजाजत थी ना लाहौर में, वहां हमें भी 10 घंटे लगे पहुंचने की। मुझे बता दें, अटक पुल से लेकर सारे रास्ते क्यों इन्होंने बंद कर दिए, पूरी मोटरवे क्यों बंद कर दी? इन कठपुतलियों से आप पूछ के मुझे बताएं कि बात यह है कि जब आपने 8 सितंबर का हमें जलसे की इजाजत दी तो सारे रास्ते फिर क्यों बंद कर? नहीं शोएब साहब, मैं यहाँ आपने उसके रास्ते में गैर आईनी तौर पर, देखिए फैजाबाद धरना जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि कोई शख्स, कोई लोग हो या गवर्नमेंट हो, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करेगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। इनको यानी इस गुलाम रियासती ये लोग जो हैं, इदारे के पर्सन्स, पुलिस या ये कठपुतली लोग, इनको इजाजत है कि जो चाहे गैर आईनी काम करें, इनसे पूछने वाला कोई ना हो। सीधी गोलियां कल साफियों पे मार रहे थे, वो इजाजत है। हमारे लोगों को सीधी गोलियां मारी। और आपको एक बात बताऊं, ये जो शेलिंग की है, ये शेल, ये एक्सपायर्ड शेल थे, जो कि आंखों के लिए, सांस की नालियों के लिए और हार्ट के लिए ये बहुत खतरनाक है, कि जो बूढ़े लोग हैं वो मर सकते हैं। आप लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करेंगे इस पर, अब पिंडी बेंच से रुजू करेंगे आप इस मामले पर? जी, मुझे आपका सवाल, लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच से आप रुजू करेंगे इस पर? आपका कहना है कि एक्सपायर्ड शेल फायर किया गया? जी इंशाल्लाह हम इसके बारे में, ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका प्रोग्राम में। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।